वो सिसकियां ले रही थी और मेरा दिल पिघल रहा था। इस अलमिये से आशना नहीं था, लेकिन सब कुछ हकीकत था। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, मैं हकीम साहब से झगड़ा करूंगा। उन्होंने मेरी प्यारी बहन को क्या समझ रखा है। मैं खुद अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करूंगा। मेरी बहन ऐसी गई गुजरी नहीं है कि इसकी किसी फजूल आदमी से शादी की जाए। खुदा के लिए कामरान भाई, अब्बा जान से कोई बात ना करें। आपको मेरी कसम है, अब्बा जान वैसे ही परेशान रहते हैं। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो। करेले बहुत अच्छे पके थे। न जाने तुमने मुझे क्या क्या याद दिला दिया। उसने मुझसे और कुछ नहीं कहा और बर्तन उठाकर बाहर चली गई। अभी मैं कुछ सोच भी नहीं पाया था कि अचानक बर्तन गिरने का छन्नाका सुनाई दिया। मैं बेइख्तियार उछल पड़ा। फिर मेरा बराबर वाले कमरे में दाखिल होना एक इज़्तिरारी अमल था। दूसरे कमरे का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। अरशाद अली ज़मीन पर सजदा रेज थे। मैं उनके करीब पहुंच गया। मैंने उन्हें झंझोड़ा। उन्होंने गर्दन उठाकर मुझे देखा। आंखें अश्कबार थीं, होंठ मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ हकीम साहब? मैंने परेशानी से पूछा। शादी मर्ग हो गया। मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह ताला ने कैसा नवाजा है। मेरे खलूस का कैसा भरम रखा है। आओ बैठो, दिल हल्का करना चाहता हूँ। मैं बैठ गया। शकीला बर्तन उठाकर बाहर निकल गई तो अरशाद अली साहब बोले, पहले तो मैंने इस पर गौर नहीं किया था कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं, लेकिन अब दिल चाह रहा है कि उन अजीम लोगों के बारे में पूछूं जिनका खून इस कदर पाकीज़ा है। कुछ ना पूछें हकीम साहब, आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होंगी। बस दुआ करें कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर। एक खुशखबरी है, तुम कार चला लेते हो? जी हाँ। बस तो समझो कि नौकरी मिल गई। मैंने बेगम साहिबा से बात कर ली है। कहने लगी कि आपको इत्मीनान है तो सब ठीक है, कल चलना है। जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वो रात बड़ी बेचैन रही। क्या होना है? अभी कौन कौन से इम्तिहान देने होंगे? कभी वतन वापसी मुमकिन होगी या नहीं? मेरे ख्वाब, एक नामवर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अपनी जहानत से, अपनी मेहनत से किसी आसान जरिए की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। अब ड्राइवरी करनी थी। अरशाद अली साहब ने गाड़ी चलाने के बारे में पूछा था और मुझे बता दिया गया था कि मुझे गाड़ी चलानी होगी, लेकिन कोई रोशनी नहीं थी, कोई अंधा कदम नहीं उठाना था। वक्त के फैसले का इंतज़ार करना था। अगर कोई मुश्किल पेश आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है। अगर रूहानी कुव्वतें एक नापाक वजूद के खिलाफ मेरी मदद करेंगी तो मुमकिन है उधर से कोई सबील निकल आए, वरना तकदीर। दूसरे दिन हकीम अरशाद अली साहब मुझे अपने साथ हवेली ले गए। हवेली को बाहर से उसकी रिवायत के मुताबिक रखा गया था, लेकिन अंदर से वो जदीद तरीन थी। अंदर के माहौल में भी जदीदियत थी। मुझे बेगम साहिबा के सामने पेश किया गया। ये कामरान साहिब हैं बेगम साहिबा। अच्छा अच्छा, अजीज़ हैं आपके। कहाँ से आए हैं? बैठो बेटे, बेगम साहिबा ने कहा। मैंने कल आपसे इनके बारे में बात की थी। क्या? बेगम साहिबा उलझे हुए लहजे में बोली। वो ड्राइवर के लिए? हाँ ये। बेगम साहिबा जुमला पूरा ना कर सकीं, वो मुझे हैरत से देख रही थी। जी यही कामरान हैं, मैंने इनकी ज़मानत ली है। अरे नहीं, ये खुद अपनी ज़मानत हैं। हमने भी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। मगर बेटे, खैर हम तुम्हारे बारे में पूछकर तुम्हारी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेंगे। अलबत्ता इतना ज़रूर कहेंगे कि किसी ख़ास वाक़े का शिकार होकर घर से नाराज़ होकर आए हो या... चलो छोड़ो। अरशाद भाई गवाही देंगे कि इस हवेली में इंसानों को इंसान ही समझा जाता है। अपने आप को घर का फ़र्द ही समझना। एक ख़ास बात तुमसे ज़रूर कहूँगी। इस घर में एक किरदार से तुम्हें कुफ्त होगी। वो मेरी बेटी मीरा है। बाप की बिगाड़ी हुई बदतमीज़ है, मगर दिल की बुरी नहीं। पूछो अरशाद भाई से। मुझे खुद उसकी हरकतें एक आंख नहीं बाती। तुम्हें उसकी बदतमीज़ी नज़रअंदाज करनी होगी। जी इत्मीनान रखें। एक और बात, रहोगे कहाँ? पूरी हवेली पड़ी है। मैंने इसलिए ये सवाल किया है। जी बेगम साहिबा, मैं इन्हें खुद से जुदा नहीं करूँगा। बस सरो चश्म, मुझे क्या एतराज़ है। हमारे असूल के मुताबिक तुम्हें 2 माह की तनख्वाह पेशगी अदा की जाएगी ताकि तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। दिल जमी से काम करो। अरशाद भाई इन्हें कार की चाबी दिलवा दें और तनख्वाह भी अदा कर दें। जो हुक्म बेगम साहिबा। आओ कामरान। उस रात खाने पर काफ़ी एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि दस्तरखान पर सब साथ थे।
सारे पर्दे ख़त्म कर दिए गए। उस रात आंसू ना रोक सका। अपने घर से दूर था, सब याद आ रहे थे। पता नहीं कौन क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हो सकता है सब्र ही कर चुके हूँ। हालात भी तो कुछ ऐसे थे, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरे दिन से ड्यूटी थी, कार की चाबी मिल गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना मनसब संभाल लिया। अपनी कार याद आई और मैं कपड़ा निकाल कर कार की सफाई करने लगा। एक बार निगाह उठी तो दूर से अरशाद अली को देखा, जो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। ठीक 11 बजे बेगम साहिबा बाहर निकली तो मैंने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। बेगम साहिबा अंदर बैठ गईं। फतेहपुर चलना है। अरशाद भाई ने बताया है कि तुम सहारनपुर से आए हो और दिल्ली के रास्ते नहीं जानते। मैं बता दूंगी, कल से कार लेकर निकल जाया करो, खूब दिल्ली घूमा करो। मैं शकूर खान को साथ कर दूंगी, वो तुम्हें सारे रास्तों से रोशनास करा देंगे। शुक्रिया। बेगम साहिबा के साथ कोई 3 घंटे गुजरे। बहुत अच्छी खातून थीं। वो इस एहसास का शिकार थीं कि मैं किसी बड़े घर का नौजवान था और अपनी किसी जिद का शिकार होकर घर से निकल आया था। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। कुछ देर के बाद एक नौजवान खादिमा खाना लेकर आई। चेहरे पर शरारत बरस रही थी। ड्राइवर साहब, खाना कहाँ खाओगे? बस यहीं ठीक है, रख दीजिए। मैंने लान की तरफ इशारा करके कहा। हाय अल्लाह, कितना अच्छा बोलते हो, चलो खाओ। उसने ट्रे रख दी। मैं वहीं बैठ गया। वो मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई। आप जाइए, मैं बर्तन वहीं छोड़ दूंगा। हसन आरा है हमारा नाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने कहा और वो भूंडे अंदाज में हंस दी। 16 नंबर में रहते हैं। अच्छा। मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त हसन आरा की आवाज़ सुनाई दी, हाय मैया। फिर वो जल्दी से उठकर तेज तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। अभी उसकी इस कैफियत के बारे में कुछ समझ नहीं सका था कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। पलट कर देखा तो अरशाद अली थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर उनकी आवाज़ उभरी, हसन आरा। हसन आरा जो अभी कुछ कदम दूर गई थी, इस तरह रुकी जैसे कमर में गोली लग गई हो। फिर वो सहमी सहमी वापस आ गई। उठाओ खाना, वापस ले जाओ, आप मेरे साथ आइए। वो मुझे लेकर घर आ गए। बेगम साहिबा और लड़कियां मौजूद थीं। इम्तहान ले रहे हैं मियाँ हमारा। उस वक्त कपड़े से कार साफ कर रहे थे और अब घास पर बैठकर खाना खाने वाले थे। बेगम साहिबा ने चूक कर मुझे देखा और फिर बोली, खाना तुम्हें घर में आकर खाना था बेटे, हम 1 बजे खा लेते हैं। तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक किसी ने कुछ नहीं खाया। ओह, मुझे इल्म नहीं था, आइंदा ख्याल रखूंगा। बेटे, इतनी आस दिला दी है तो इसे कायम रहने दो। हमने तुम्हें बहुत कुछ समझ लिया है, हमारी खुशी ना छीनो। मुझे हिदायत दे दें, कभी इनहिराफ नहीं करूंगा। कसूर इसका भी तो नहीं था। चलो शकीला, खाना लगवाओ। बेगम साहिबा ने कहा। खाने के बाद मुझे ब्रीफिंग मिली कि सुबह का सैर हासिल नाश्ता करके घर से निकलना होगा। गाड़ी शकूर साफ करेगा। दोपहर का खाना घर पर खाया जाएगा। रात को सब मिलकर खाना खाएंगे। उस वक्त भी दिल बेहद उदास था। इन लोगों के खलूस के बारे में सोचता था। मैं इन लोगों के प्यार का क्या जवाब दे सकूंगा? मुझे तो कल का पता नहीं मुझ पर क्या बीतेगी। दूसरे दिन बेगम साहिबा का पैगाम मिला। ये पैगाम हसन आरा लाई थी। बेगम साहब ने कहा है कि तैयार हो जाओ। वो बोली और हंस पड़ी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और वो फिर बोली, हरी मिर्च को जाना है तुम्हारे साथ। हाय, किसी से कह मत देना, गर्दन काट कर हाथ में दे देंगी। कौन? वो मीरा बीबी। और कौन? अल्लाह का अजाब। फिर वो हंस पड़ी और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे संजीदा पाकर वो बोली, कोटला जाएंगी तुम्हारे साथ, दूसरी कतामाएं भी साथ होंगी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मैं चलती हूँ। दिलचस्प किरदार थी ये हसन आरा भी। डरती भी थी और बकवास भी करती थी। फिर शकूर आ गया, मुझे भी साथ जाना है। बड़ी गाड़ी जाएगी, अभी अभी हुक्म और चाबी मिली है। तुम बड़ी गाड़ी चला लोगे? बेगम साहब ने पूछा है। हाँ चला लूँगा, मैंने जवाब दिया। लो फिर गैराज से गाड़ी निकाल लो, मैं फटाफट साफ कर लूँगा, शकूर ने कहा और मैं उसके हाथ से चाबी लेकर गैराज की तरफ बढ़ गया। दूसरी गाड़ी भी बेहद शानदार थी। मैंने उसे निकाला और शकूर उसे साफ करने लगा। हम दोनों इंतज़ार करने लगे। फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मीरा थी। बिलाशुबा हसीन थी। बड़ी पुरकशिश आंखें जिनमें गुलाबियाँ रक्सां थीं, किताबी चेहरा, सडोल जिस्म। सबसे ज़्यादा हसीन उसके बाल थे।
बेहद लंबी चोटी गुंदी हुई थी जो पैरों तक आ रही थी। जब ये बाल खुलते होंगे तो गोया बालों का तूफान आ जाता होगा। वो बड़ी तमकनत से चलती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। उसके पीछे 2 मुलाजिम सामान लेकर आ रहे थे। शकूर खान ने जल्दी से बड़ी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मुलाजमों के साथ सामान पीछे रख दिया। मैंने दरमियानी दरवाज़ा खोल दिया और मीरा ने पहली बार निगाहें उठाकर मुझे देखा। वो पुरकशिश आवाज़ लेकिन खुरदरे लहजे में बोली, तुम कौन हो? नए ड्राइवर हैं छोटी बेगम साहब, शकूर ने जल्दी से कहा। गूंगे हैं? वो तड़ से बोली। नहीं तो, शकूर ने कहा। फिर खुद क्यों नहीं बोलते? आप तशरीफ़ रखिए, मैंने शाइस्ता लहजे में कहा। वर्दी कहाँ है तुम्हारी? अभी तैयार नहीं हुई, कल तक हो जानी चाहिए। वो अंदर बैठ गई। मैंने स्टीयरिंग संभाला और शकूर मेरे साथ बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एक और तजर्बा हो रहा था। ये अमीरजादी भी एक सबक थी। देखें उस बदबख्त साधु की वजह से कितने सबक मिलेंगे। मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा। दिल्ली की खूबसूरत सड़कों का सफ़र बहुत दिलचस्प तजर्बा था। इस दौरान शकूर रास्ता बताता जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मीरा ने फौरन इस बात का नोटिस ले लिया। इन्हें रास्ता मालूम नहीं। जी ये बाहर से आए हैं, शकूर बोला। अमेरिका से? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। शकूर बेचारा क्या बोल सकता था। जिस जगह वो आई थी ये एक बेहद खूबसूरत कोठी थी। शकूर के इशारे पर कार कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो गई। मैंने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला। वो उतरने लगी, फिर एकदम चमक कर बोली, रास्ते से हटो। ऊंट की तरह रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो गए हो? आदाब सीखो। मैं सामने से हट गया। वो खट खट करती अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वापस आई तो एक खूबसूरत लड़की उसके साथ थी। दोनों बैठ गईं तो मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया था। ये कौन साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं? दूसरी लड़की ने पूछा। ड्राइवर, मीरा ने जवाब दिया। क्या मतलब? दूसरी लड़की के लहजे में हैरत थी। ड्राइवर का कोई मतलब भी होता है? ऐसे शानदार ड्राइवर का होता है। दूसरी लड़की ने शरारत से कहा। नाजी, फजूल बातों से गुरेज करो, मीरा ने नागवारी से कहा। दूसरी लड़की हंसने लगी, फिर सरगोशी से बोली, तुमसे आजिज होगा बेचारा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार भी गाड़ी एक खूबसूरत कोठी के गेट से अंदर दाखिल हो गई। यहाँ कंपाउंड में 4 कारें खड़ी थीं। उनके गिर्द बहुत सी लड़कियां नजर आ रही थीं। अलबत्ता उनके साथ एक कार्टून भी मौजूद था। 3 पीस सूट में मलबूस किसी कदर बेढंगे बदन का मालिक। अजीब सी शख्सियत थी। ये कौन है इन लोगों के साथ? नाजी ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। पता नहीं। इतनी देर में लड़कियों ने मीरा को घेर लिया। यार मीरा, जिंदगी में सिर्फ एक बार तुम वक्त की पाबंदी कर लो, हमारी हसरत पूरी हो जाएगी। वो हसरत ही क्या जो पूरी हो जाए, दूसरी लड़की ने कहा। इतने में नाजी बोली, ये अखबारी कार्टून कौन है? कई लड़कियां हंस पड़ी। फिर उनमें से एक ने कहा, प्लीज नाजी, ये मेरी मजबूरी है। अरे मुबारक हो, इतनी खामोशी से तुम मजबूर हो गई? मंगनी हुई है या निकाह भी हो गया है? यार प्लीज मजाक मत उड़ाओ। अम्मी के लाडले हैं, दुबई से आए हैं। लड़की रूहान से लहजे में बोली। असूली तौर पर गलत है, पिकनिक लड़कियों की है, ये कहाँ एडजस्ट होंगे? ड्राइवरों को कंपनी देंगे, एक लड़की ने कहा। गर्ज ये कि ये सारी लड़कियां खी खी करती हुई अपनी अपनी गाड़ियों में जा घुसी। 2 लड़कियां हमारी गाड़ी में भी आ गईं। गाड़ियां चल पड़ी। मैंने अपनी गाड़ी पीछे रखी ताकि रास्ता का पता चलता रहे। इस तरह यह सफ़र फिरोज शाह के कोटले पर ख़त्म हो गया। बेहद पुरफजा मकाम था। सब लड़कियां गाड़ियों से निकलकर चहलने लगीं। दुबई पलट जगलर भी खुश नज़र आ रहा था। वो खुद को इतनी सारी लड़कियों के दरमियान शहजादा तस्वर कर रहा था। वो लड़कियों में घुसा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि लड़कियां उसकी मौजूदगी से बोर हो रही हैं। वो जिधर जाता लड़कियां वहां से हट जाती, जिसका उसे कुछ देर के बाद एहसास हो गया। दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उनसे अलग अपने लिए जगह बना ली। जगलर इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी तरफ चल पड़ा। खुदा खैर करे, मैंने दिल में सोचा। चंद लम्हों के बाद वो मेरे पास आ गया। तुम अकेले क्यों बैठे हो? उसने आते ही सवाल किया। अल्लाह की मर्जी है, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? वैसे मैंने तुम्हें बड़ी गाड़ी चलाते हुए देखा था जिसमें वो बैठी थी। कौन वो? कौन? मैंने हैरत से पूछा। वो जो चंपई सूट में चंपा कली लग रही थी, वो जिसके बाल पैरों तक आ रहे थे।
माफ़ करना, तुम्हारी क्या लगती है वो? मालिकन, मैंने जवाब दिया। अरे ड्राइवर हो? हाँ। तब तुम हमारे काम आ सकते हो। ये लो। दुबई पलट ने 100 रुपये का नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। क्या नाम है उनका? उसने नोट मेरी जेब में ठोंस दिया। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में गर्मी आई, लेकिन दूसरे लम्हे मीरा का गरूर याद आ गया। उसे इस गरूर की थोड़ी सी सज़ा तो मिलनी चाहिए। क्या काम है? मैंने पूछा। यार वो दिल को भा गई है, दोस्ती करा दो। एक बार फिर सारे वजूद में गर्म लहरें दौड़ गईं। दिल चाहा कि मुंह पर ऐसा घोंसा मारूं कि पूरा मुंह दांतों से महरूम हो जाए, लेकिन दूसरे ख्याल ने संभाल लिया। मीरा बेहद मगरूर और बददिमाग लड़की थी, और ये जिगलर बहुत घटिया इंसान था। दोनों को सजा मिलना जरूरी था। वो मेरे पास बैठ गया, फिर बोला, बोलो, काम करोगे मेरा? क्या चाहते हैं आप? उस तक मेरे दिल की बात पहुंचा दो। कितनी बुरी बात है, जो काम आपको खुद करना चाहिए दूसरों से करा रहे हैं। क्या मतलब? वो चूक पड़ा। दिल की बातें हमेशा खुद करनी चाहिए। और मीरा बीबी क्या सोचेंगी कि आप कितने बुज़दिल हैं। वो सोच में डूब गया और फिर बोला, उसका पता बता दो। तुम मेरा साथ देना, मेरा काम बन गया तो तुम्हें इनाम दूंगा। मैंने हवेली का पता दोहरा दिया। वो क्या पसंद करती हैं तुम्हें तो मालूम होगा। बस हंसने हंसाने की शौकीन है, हर वक्त लतीफ़े सुनाती रहती हैं। वैसे आपका क्या नाम है? नाम तो एहसान अली है, मगर सब प्यार से बबन मियाँ कहते हैं। ठीक है, फिर जाकर अपने काम का आगाज़ करें। आप वहाँ से चले क्यों आए? यार उज़्मा ने कहा था कि आप लड़कियों में ना घुसें, जाइए, हिम्मत करें, मैंने कहा, और बबन मियाँ लड़कियों की तरफ बढ़ गए। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि करीब जाकर बबन मियाँ का कारनामा देखूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अलबत्ता चंद लम्हों के बाद चट्टाख की आवाज़ के साथ मीरा का थप्पड़ बबन मियाँ के मुंह पर पड़ा। बबन मियाँ हैरत से मुंह खोले खड़े थे। लड़कियों में हलचल मची हुई थी। मीरा बुरी तरह बिफरी हुई थी। उसने चीख कर शकूर को आवाज़ दी। शकूर ड्राइवरों के पास बैठा हुआ था। जल्दी से मीरा की तरफ भागा, फिर चंद लम्हे वहां रुका, मेरी तरफ दौड़ा और करीब आकर बोला, गाड़ी स्टार्ट कर लें ड्राइवर साहब, मीरा बीबी वापस जाएंगी। मैं ऐसे किसी वाकया का मुंतजिर था, चुनाचे तैयार हो गया। मीरा तेजी से गाड़ी के पास आ रही थी और लड़कियां उसके पीछे दौड़ रही थीं। वो उसे रोक रही थीं, लेकिन मीरा ने किसी की नहीं सुनी और गाड़ी में आ बैठी। सामान ले लूं छोटी बीबी? शकूर ने पूछा। बैठो। मीरा गुर्राई और शकूर जल्दी से मेरे बराबर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने जल्दी से गाड़ी को रिवर्स किया और आगे बढ़ा दिया। लड़कियां बेबसी से देखती रह गईं। मीरा के बारे में अंदाज़ा हो चुका था कि इंतहा पसंद है, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने खुद को भुला दिया था। कोई याद दिल में उभरती तो जहन से झटकने की कोशिश करता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। वाकया दिलचस्प था, चाहता तो इसमें और दिलचस्पियां पैदा हो सकती थीं, लेकिन मेरी तो अपनी जिंदगी तमाशा बन गई थी। किसी और का तमाशा क्या देखता। हवेली पहुंच गया। मीरा का मूड सख्त खराब था। खैर बाकी वक्त कोई खास बात नहीं हुई। फिर ड्यूटी खत्म करके मैं हकीम अरशाद अली की जन्नत में आ गया। यहाँ आकर दर हकीकत सारे गम भूल जाता था। इतने अच्छे थे ये सब कि बयान से बाहर। हंसने हंसाने वाले, जिनके साथ गुजरने वाला वक्त गमों से आज़ादी दिला देता था। पिकनिक कैसी रही? अरशाद साहब ने पूछा। ठीक थी। मीरा ने कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, मैंने जवाब दिया। बस हदशा रहता है, नाजो नगम में बिगड़ी हुई लड़की है। वैसे किरदार की अच्छी है। बेगम साहिबा उसके लिए परेशान रहती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। मैं अजीमुल्लाह खान साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें ड्राइवरी की नौकरी से हटा लूँगा। मैंने अर्ज़ किया ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन मैं हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया। कोई खास बात नहीं हुई। दोपहर को 12 बजे शकूर ने बेगम साहिबा का पैगाम दिया कि उन्हें कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। मेरी तैयारी क्या थी, बेगम साहिबा आ गईं और मैं गाड़ी लेकर चल पड़ा। ठीक हो कामरान? जी बेगम साहिबा। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। मेरी एक अजीज़ा बीमार है, उन्हें देखने जाना है, फिर कुछ खरीदारी करनी होगी और बस। जी, मैंने कहा, और कुछ देर के बाद हम एक शानदार हॉस्पिटल पहुँच गए। प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन बहुत आला पाए का।
یہ ہاسپٹل میری ننند کے بیٹے کا ہے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ میں نے ہاسپٹل کی پارکنگ میں کار روک دی۔ بیگم صاحبہ اتر گئیں۔